स्वागत है आपका ग्रो के यूट्यूब चैनल पे, जहां हम फाइनेंस और बिजनेस की दुनिया से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स और एजुकेशनल वीडियोस पोस्ट करते रहते हैं जो आपको एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने में मदद करेंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सेक्टर की जो रिसेंटली काफ़ी चर्चा में रहा है, द इंडियन आईटी सेक्टर। हम देखेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिन्होंने आईटी सेक्टर की ग्रोथ में मदद की और साथ ही वो कौन सी चीज़ें हैं जो आने वाले समय में आईटी सेक्टर की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। इसके साथ ही आज हम दो ऐसी इंडियन आईटी स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो आईटी सेक्टर में चल रहे ड्रॉडाउन के चलते अपनी इंडस्ट्री पीई से नीचे ट्रेड कर रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इंडियन आईटी इंडस्ट्री ने पिछले 20 सालों में एक लंबा सफर तय किया है, जहां इंडियन आईटी कंपनीज ने ग्लोबल आईटी मार्केट में अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर के रूप में एस्टैब्लिश किया है। सितंबर 2022 के बाद से INR 80 रुपीस पर डॉलर के मार्क को क्रॉस कर चुका है, और जब INR USD के कंपैरिजन में डेप्रिशिएट होता है तो सबसे ज्यादा फायदा किसको होता है? एक्सपोर्टर्स को। और इंडियन आईटी सर्विसेज इंडस्ट्री हमारी सबसे बड़ी एक्सपोर्टर है। आईटी बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट यानी कि BPM सेक्टर ने फाइनेंशियल ईयर 22 में भारत की GDP में 7.4% का योगदान किया है। लेकिन INR के गिरने से एक्सपोर्टर्स और आईटी कंपनीज को क्यों फायदा होता है? अब मान लीजिए कि TCS ने सिटी बैंक के साथ $100,000 के लिए मोबाइल एप्लीकेशन बनाने का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। क्योंकि TCS एक भारतीय कंपनी है, उसके रेवेन्यू और फाइनेंशियल्स INR में कैलकुलेट किए जाते हैं। अब अगर USD टू INR रेट 80 रुपीज़ है तो TCS को 80 लाख मिलेंगे, लेकिन अगर USD टू INR रेट 82 रुपीज़ है तो TCS को 82 लाख रुपीज़ मिलेंगे, जिसका मतलब TCS को 2.5% का फायदा हुआ, वो भी बिना किसी एफर्ट के। समझ गए ना? और एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंडियन आईटी इंडस्ट्री 2023 में भी अपनी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी कंटिन्यू रखेगी। NASSCOM की माने तो इंडियन आईटी इंडस्ट्री 2023 में $245 बिलियन तक और 2030 में $500 बिलियन तक पहुंच सकती है। दो ऐसे फैक्टर्स हैं जो 2023 में इंडियन आईटी इंडस्ट्री की ग्रोथ को सपोर्ट कर सकते हैं। पहला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन जैसे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का अडॉप्शन। दूसरा, 2023 में एक्सपेक्टेड है कि साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स तेजी से बढ़ेंगे, जिसके चलते कंपनीज को अपने को और अपने कस्टमर्स को साइबर अटैक से प्रोटेक्ट करने के लिए साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये दोनों फैक्टर्स आईटी कंपनीज की टॉप लाइन को सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप फाइनेंशियल्स पे नजर डालें तो रिसेंटली कंक्लूडेड मार्च 2023 क्वार्टर के अलावा इंडियन आईटी कंपनीज का रेवेन्यू पिछले 6 से 8 क्वार्टर्स में लगातार बढ़ा है। लेकिन दूसरी ओर टॉप आईटी कंपनीज के शेयर प्राइसेस नीचे गए हैं। निफ्टी आईटी पिछले एक साल में 7.66% तक नीचे जा चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर INR की वैल्यू घटी है और आईटी कंपनीज के रेवेन्यूज बढ़े हैं तो फिर आईटी कंपनीज के शेयर्स क्यों गिर रहे हैं? इंडियन आईटी कंपनीज यूरोपियन और US इकोनॉमी से नेगेटिवली अफेक्ट हुई हैं, क्योंकि ज़्यादातर आईटी एक्सपोर्ट यूरोप और नॉर्थ अमेरिकन कंपनीज का होता है, और वहाँ की वीक इकोनॉमिक कंडीशंस के चलते क्लाइंट्स अपनी आईटी स्पेंडिंग कट कर रहे हैं। ऐसे में क्लाइंट्स द्वारा टाइमली पेमेंट्स क्लियर करवाना या कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यू करवाना इंडियन आईटी कंपनीज के लिए डिफिकल्ट टास्क है। मार्केट इन फैक्टर्स को लेकर कॉशियस है और यही आईटी कंपनीज के शेयर प्राइसेस में रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। इंडियन आईटी इंडस्ट्री के सभी इश्यूज हमने इस वीडियो में विस्तार से कवर किए हैं। आप इस वीडियो को जरूर देखें। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन अब एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग मैक्रो स्ट्रेस स्लोली फेज आउट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, यूरोपियन इकोनॉमी में इंप्रूवमेंट के अर्ली साइंस नजर आ रहे हैं। ऐसे में TCS, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा और एम्फेसिस जैसी कंपनीज को आने वाले समय में बड़े ऑर्डर्स मिल सकते हैं जो उनकी ग्रोथ को बूस्ट करेंगे। एट्रिशन रेट में तेजी से गिरावट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट का कम होना और बिलिंग एफिशिएंसी का बढ़ना आईटी कंपनीज के मार्जिन्स को इंप्रूव कर सकता है। तो इंडियन आईटी सेक्टर पे इस ब्रीफ के साथ चलिए अब मैं आपको दो ऐसे आईटी स्टॉक्स के बारे में बताती हूँ जो इंडस्ट्री पीई से नीचे ट्रेड कर रहे हैं। हमने अपने चैनल पे TCS, इन्फोसिस, HCL टेक और विप्रो जैसे टॉप आईटी जायंट्स के बारे में कई बार डिस्कस किया है, इसलिए इस बार हमने सोचा कि हम कुछ अलग स्टॉक्स की बात करते हैं। इसलिए हमने 30,000 करोड़ रुपीज से 1 लाख करोड़ के बीच के मार्केट कैप वाली कंपनीज ही चुनी है, और ऑफ कोर्स हमने उन स्टॉक्स को चुना है जिनकी वैल्यूएशन उनके कंपेटिटर्स के मुकाबले चीपर है।
जनरली इंडियन आईटी कंपनीज का लॉन्ग टर्म पी रेशियो 22 से 25 के बीच रहा है, इसलिए हमने उन स्टॉक्स को लिया है जो 22 से कम के पीई पर ट्रेड कर रहे हैं। इस वीडियो में हमने 9 मई 2023 के मार्केट क्लोजिंग प्राइसेस के हिसाब से फिगर्स लिए हैं। तो चलिए बिना और देरी के पहली कंपनी के साथ शुरू करते हैं। पहली कंपनी 1945 में लॉन्च्ड महिंद्रा ग्रुप का पार्ट है, जो इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट एडमायर्ड कॉन्ग्लोमरेट्स में से एक है, विद ओवर 2,60,000 एम्प्लॉइज इन ओवर 100 कंट्रीज। आई नो आपने पहले ही गेस कर लिया होगा कि मैं टेक महिंद्रा लिमिटेड के बारे में बात कर रही हूँ। टेक महिंद्रा इनोवेटिव और कस्टमर सेंट्रिक डिजिटल एक्सपीरियंसेस ऑफर करती है। इस कंपनी का सबसे ज्यादा एक्सपोजर टेलीकॉम इंडस्ट्री में है, जो उसके रेवेन्यू में लगभग 40% तक का कंट्रीब्यूशन करता है। टेलीकॉम के अलावा कंपनी बीएफएसआई, मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल इंडस्ट्रीज को भी केटर करती है। शॉर्ट टर्म में भले ही यूएस बैंकिंग क्राइसिस, रशिया यूक्रेन वॉर जैसे मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज टेक महिंद्रा की ग्रोथ को अफेक्ट कर रहे हैं, मगर 5G, क्लाउड, इंजीनियरिंग और इंडस्ट्री 4.0 जैसे फैक्टर्स के चलते टेक महिंद्रा के मीडियम टर्म ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स हेल्दी हो सकते हैं। टेक महिंद्रा की मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि कंपनी के रेवेन्यूज और मार्जिन्स लार्ज डील्स, क्लाइंट्स और बिजनेस पार्टनरशिप्स के थ्रू कंटिन्यूअसली ग्रो करेंगे। टेक महिंद्रा का बीएफएसआई सेगमेंट में रिलेटिवली बाकी आईटी कंपनी से लोअर एक्सपोजर है और यूरोपियन और यूएस रीजनल बैंक्स के साथ भी कोई एक्सपोजर नहीं है। हाल ही में टेक महिंद्रा ने अपने नए सीईओ मोहित जोशी के अपॉइंटमेंट का अनाउंसमेंट किया, जो इन्फोसिस के एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं। मोहित जोशी के पास बड़ी डील्स क्रैक करने और इंडस्ट्री वर्टिकल्स को स्केल करने का वास्ट एक्सपीरियंस और प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। अब बात करते हैं टेक महिंद्रा के लिए 3 की ग्रोथ लीवर्स की। पहला, इम्प्रूव्ड ऑफरिंग्स फॉर क्लाइंट्स इन द कम्युनिकेशन, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट यानी कि CME सेगमेंट्स, UI UX डिजाइंस, एप्लीकेशंस डिप्लॉयमेंट, एडिंग सिक्योरिटी फीचर्स और क्लाइंट्स के लिए फुल स्वीट IT सर्विसेज प्रोवाइड करने में टेक महिंद्रा ग्लोबली वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज में काउंट होती है। ऐसे में उनके पास CME सेगमेंट में क्लाइंट्स एक्सपैंड करने और रेवेन्यू ग्रोथ हासिल करने की बड़ी अपॉर्चुनिटी है। दूसरा, प्रोडक्ट एंड प्लेटफॉर्म बिजनेस पोटेंशियल। टेक महिंद्रा का प्रोडक्ट एंड प्लेटफॉर्म यानी कि PNP बिजनेस का एनुअल रेवेन्यू फिलहाल $500 मिलियन से कम है, लेकिन उसके रियूजेबल फ्रेमवर्क के चलते टेक महिंद्रा को इस सेगमेंट को स्केल करने के लिए ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन प्रोडक्ट एंड प्लेटफॉर्म बिजनेस आखिर होता क्या है? देखिए, एक कंपनी को एफिशिएंटली रन करने के लिए सॉफ्टवेयर के अलावा बेहतर सेल्स, पेरोल, HR और ऑपरेशंस जैसी कई सर्विसेज की जरूरत होती है। पहले कंपनीज ये सब इन हाउस ही करती थी और फिर इन्हें आउटसोर्स किया जाने लगा। लेकिन अब चैलेंज सिर्फ इन हाउस वर्सेस आउटसोर्सिंग के बीच सिलेक्ट करने का ही नहीं है, बल्कि हर कैपेबिलिटी के लिए सही सोर्स भी फाइंड करना होता है। और यहाँ टेक महिंद्रा का प्लेटफॉर्म सेगमेंट कंपनीज को टेक्नोलॉजी को एफिशिएंटली मैनेज और डिलीवर करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, IT सर्विस इंडस्ट्री में वेरियस प्रोसेसेस और रिक्वायरमेंट्स होने के कारण रोल आउट टाइम जनरली काफ़ी लंबा रहता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद से प्रोडक्ट या सर्विस की डिलीवरी का टाइम। और NetOps.ai टेक महिंद्रा का एक प्रोडक्ट है जो AI का यूज़ करके फील्ड सर्विसेज को ऑटोमेट करके रोल आउट टाइम 12 से 18 महीनों से कम करके 5 से 7 महीनों तक कर देता है। टेक महिंद्रा अपने PNP बिजनेस को अगले 3 सालों में $450 मिलियन पर ईयर से बढ़ा के $1 बिलियन तक इंक्रीज करना चाहती हैं। थर्ड, इम्प्रूवमेंट इन मार्जिन्स। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग टेक महिंद्रा के मार्जिन्स इंप्रूव हो सकते हैं बिकॉज ऑफ बेटर यूटिलाइजेशन, लार्ज डील साइनिंग्स, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी और बेटर प्राइसिंग। नोम्यूरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक टेक महिंद्रा का रेवेन्यू अगले 3 साल में लगभग 10% से बढ़ने की उम्मीद है। फाइनेंशियल ईयर 23 के फिगर्स देखें तो टेक महिंद्रा के फाइनेंशियल्स इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे टेक महिंद्रा के रेवेन्यूज में 10.1% की ग्रोथ हुई है, जिसके 3 मेन रीजंस हैं। टेक महिंद्रा को ऑपरेशनल सपोर्ट सिस्टम यानी कि OSS ऑफ फ्यूचर को डेवलप करने के लिए एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में चुना गया है, जिसमें वो दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट मल्टीनेशनल टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स में से एक टेलीफोनिका के लिए एंड टू एंड ट्रांसफॉर्मेशन के साथ एप्लीकेशन डेवलपमेंट और क्लाउडिफिकेशन करेंगे। टेक महिंद्रा ने एक डिजिटल वेलनेस और हेल्थ टेक्नोलॉजी कंपनी के साथ मल्टी ईयर पार्टनरशिप की है, जिसके तहत वो बैक ऑफिस मेडिकल ऑपरेशंस को इम्प्रूव और ट्रांसफॉर्म करेंगे।
टेक महिंद्रा को एक साउथ ईस्ट एशियन स्टैट्यूटरी अथॉरिटी ने उनकी कंट्री के प्रॉपर्टी रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को डिजिटाइज करने के लिए एक फुल्ली इंटीग्रेटेड एंड टू एंड प्लेटफॉर्म बनाने और मेंटेन करने के लिए चूज किया है। ये तो हो गई बात टेक महिंद्रा की। अब चलिए बात करते हैं अगली कंपनी की, जिसका नाम है एम्फेसिस लिमिटेड। कंपनी बेंगलुरु बेस्ड एक इंडियन मल्टीनेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज एंड कंसल्टिंग फर्म है। एम्फेसिस इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी, एप्लीकेशंस आउटसोर्सिंग सर्विसेज, आर्किटेक्चर गाइडेंस, एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड इंटीग्रेशन जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। यूएस में एक के बाद एक 4 बैंक्स के कोलैप्स होने के बाद ऐसे कंसर्न्स थे कि आईटी कंपनीज के बैंकिंग क्लाइंट्स अपनी आईटी स्पेंडिंग को रिड्यूस करेंगे, जिससे इंडियन आईटी कंपनीज के रेवेन्यूज पे असर पड़ सकता है। और ऐसा भी कहा जा रहा था कि एम्फेसिस जैसी मिड कैप कंपनीज जो छोटे यूएस बैंक्स के साथ बिजनेस करती हैं, वो इस कॉस्ट कटिंग से सबसे ज्यादा अफेक्ट होंगी। लेकिन एम्फेसिस की मैनेजमेंट ने कहा है कि एम्फेसिस का सिलिकॉन वैली बैंक, सिग्नेचर बैंक या सिल्वर गेट कैपिटल से कोई बिजनेस रिलेशन या एक्सपोजर नहीं है, ना क्लाइंट के रूप में और ना ही बैंकिंग पार्टनर के रूप में, बल्कि यूएस के रीजनल बैंक्स के आने वाले रेवेन्यू उनकी टोटल रेवेन्यूज में लो सिंगल डिजिट परसेंटेज कंट्रीब्यूट करते हैं। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 23 में रिलेटिवली स्टेबल रिजल्ट्स रिपोर्ट किए हैं, प्राइमरीली बिकॉज ऑफ वॉलेटाइल मैक्रो एनवायरनमेंट। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 23 में ईयर ऑन ईयर अपने रेवेन्यूज 9.7% से ऑपरेटिंग प्रॉफिट 6.7% से इंक्रीज किए हैं। यूएस का रेवेन्यू, जो कि टोटल रेवेन्यू का 80.8% है, वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 5.3% से गिरा है, जबकि ईएमईए यानी कि यूरोप, द मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका और इंडिया दोनों रीजन्स के रेवेन्यूज 1.4% और 3.6% तक क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़े हैं रिस्पेक्टिवली। हालांकि कंपनी अपनी ग्रोथ को कंटिन्यूड रखने के लिए क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी और कस्टमर एक्सपीरियंस में लगातार इन्वेस्ट कर रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, बैंकिंग और इंश्योरेंस इंडस्ट्री में भी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और रिस्क मैनेजमेंट पे स्पेंडिंग तेजी से बढ़ रही है और ये एम्फेसिस के रेवेन्यूज में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। फाइनेंशियल ईयर 23 में इंटरेस्ट रेट मूवमेंट्स और रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से साइक्लिकल हेडविंड्स थे, लेकिन एम्फेसिस ने अपने सेगमेंट्स में एक स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर और वॉलेट शेयर मेंटेन किया है। अब बात करते हैं एम्फेसिस से जुड़े 3 की अपडेट्स के बारे में। फर्स्ट, स्लो डिसीजन मेकिंग फ्रॉम क्लाइंट्स। एम्फेसिस के पोर्टफोलियो में कुछ यूएस रीजनल बैंक्स का एक्सपोजर है और वहां पे खराब इकोनॉमिक सिचुएशंस की वजह से क्लाइंट्स ने फाइनेंशियल ईयर 24 में अपने बजट्स कट भी किए हैं और डिसीजन मेकिंग भी डिलेड रही है। हालांकि मौजूदा क्लाइंट्स का ड्रॉप होना अनलाइकली है बिकॉज ऑफ ऑटोमेटिक रिन्यूअल ऑप्शंस एवरी ईयर। कुछ क्लाइंट्स ने तो बढ़ते वर्कलोड के कारण टाइम से पहले भी रिन्यूअल्स करवाए हैं और ये एम्फेसिस जैसी कंपनीज के लिए पॉजिटिव बात होती है। सेकेंड, नो नेगेटिव साइंस फ्रॉम लार्ज बैंक्स। बीएफएसआई सेगमेंट के अंदर एम्फेसिस ने स्ट्रेटेजिकली रिटेल बैंकिंग, कमर्शियल बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड्स जैसे सेगमेंट्स में डाइवर्सिफाई किया है। ऐसे में जहां जेपी मॉर्गन जैसे क्लाइंट्स ने अपने टेक बजट्स में कोई बढ़ोतरी नहीं की है क्योंकि उन्होंने अपनी इन हाउस स्पेंडिंग इंक्रीज की है, वहीं दूसरी ओर सिटी ग्रुप और वेल्स फार्गो ने अपने टेक बजट्स में 5 to 6% और 7 to 8% से बढ़ाया है रिस्पेक्टिवली। इसलिए एम्फेसिस की रेवेन्यू पाइपलाइन और ऑर्डर बुक वैल्यू स्ट्रॉन्ग दिख रही है। थर्ड, मार्जिन्स। कंपनी ने कहा है कि वो पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज में इन्वेस्ट करने पे फोकस्ड है। मैनेजमेंट का मानना है कि रेवेन्यू में आने वाले अप्स एंड डाउन्स टेम्पररी हैं और अगले कुछ क्वार्टर्स में ग्रोथ की उम्मीद है, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो सकती है। इसके साथ ही मैनेजमेंट ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स का टारगेट 15.25% से 16.25% के बीच रखा है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। क्या आपके पोर्टफोलियो में इनमें से कोई भी स्टॉक है या फिर आप कौन सी इंडियन आईटी कंपनी पे सबसे ज़्यादा बुलिश हैं? कमेंट्स में बताइए। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है और किसी भी तरह की कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मार्केट, बिजनेस और इकोनॉमी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ग्रो के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.